नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी से 1000 प्लस ऑनलाइनर क्वेश्चन। और ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, टोटल क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से लिया गया है और ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ओके, पहली बार ऐसा हो रहा है फ्रेंड्स कि आपको बहुत ही कम समय में बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सब कुछ एक ही वीडियो में रिवीजन करने के लिए मिल रहा है। ओके, तो एक बार आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। आप अगर यदि पूरा वीडियो को देखते हैं तो यकीन मानिए आपका क्वेश्चन बायोलॉजी से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। और आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको लग भी जाएगा कि हाँ, वास्तव में यही क्वेश्चन बार बार रिपीट भी होता है। ओके, अच्छा, इससे पहले कल की वीडियो में हम लोग फिजिक्स से हम लोग कल की वीडियो में देखे थे 1000 प्लस ऑनलाइनर क्वेश्चन। तो जो लोग अभी तक फिजिक्स वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप लोग जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ओके, तो आइए शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। चैप्टर है हम लोग का पोषण। पोषण से हम लोग चूंकि चैप्टर वाइज देखेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद से लास्ट में हम लोग जो देखेंगे वो मिसलेनियस देखेंगे, ठीक है। तो देखिए आपका आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोटीन एवं वसा, प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? तो आपके मूंगफली में होती है। किसमें? मूंगफली में प्रोटीन एवं वसा दोनों पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान जो वसा होता है, ये शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान जो वसा होता है, ये ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि शरीर में ऊतकों यानी जिसको टिश्यू कहते हैं का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? तो क्या बता देंगे आंसर इसका? प्रोटीन से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? हार्मोन किस विटामिन को माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक होता है? क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीनों के पाचन में सहायक है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो जो सामान्य क्रियाशील महिला है उनको दैनिक जो मात्रा में होनी चाहिए प्रोटीन वो लगभग कितना? 45 ग्राम होना चाहिए। लेकिन यदि यही क्वेश्चन देखिए नीचे पूछ भी लिया गया है कि यदि स्तनपान करवाने वाली जो माँ होती हैं, ठीक है, उनको प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इस तरीके से अगर नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मल यानी कि सामान्य क्रियाशील महिलाओं के लिए कितना? 45 ग्राम। लेकिन स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं होती हैं उनको कितना? प्रतिदिन आहार के रूप में 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? लार जो है किसके पाचन में सहयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्च के। ओके, अलसी ऐसी को हम लोग तीसी कहते हैं। तीसी। ओके, किसका प्रचुर स्रोत है? तो ये आपका ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। ओमेगा 3 वसीय अम्ल का है। अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को लगा लीजिए। बार बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में होती है? तो क्या बता देंगे आप? छोटी आंत में। कहाँ पर होती है? छोटी आंत में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। इसी के कारण मांस की तुलना में मछली का होता है अधिक सुपाच्य, मतलब जल्दी पच जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है? तो क्या बताएंगे? लैक्टोबैसिलस के कारण। लैक्टोबैसिलस के कारण ही दूध जो है खराब हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता एवं क्षारीयता के मध्य संतुलन बनाए रखता है। जो फास्फोरस होता है ये शरीर में अम्लीयता और क्षारीयता के मध्य क्या करता है? संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पालक के पत्तों में
किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो आयरन की, यानी कि लोहा की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि कौन सा एंजाइम जो है दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है? तो आपका आंसर का हो जाएगा रेनिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? तो जो आपका विटामिन ए है आपका यकृत में भंडारित होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ क्या है? तो अधिकांश जो प्राणी के जीवित पदार्थ का जो लगभग 80% पदार्थ है वो क्या है? प्रोटीन है। क्या? प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन है कि सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है? जो सेव होता है वो हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों होता है? तो क्या बताएंगे आप? पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। क्या? पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं, यानी कि दूध में प्रोटीन तो होता ही है, इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये भी होता है, और इसके साथ इसके अतिरिक्त क्या होता है? कैल्शियम और पोटेशियम तत्व भी सम्मिलित होता है। किसमें? दूध में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो क्या बताएंगे? सोयाबीन में। क्या? सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है? तो जो अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन है ये शरीर के त्वचा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ग्लूटेन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाय का दूध, ठीक है, किसके उपस्थिति के कारण हल्के पीला रंग का होता है? जो गाय का दूध होता है हल्का पीला किसके कारण होता है? क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? कैरोटीन के कारण। क्या? कैरोटीन के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यानी कि देखिए क्वेश्चन यही सेम है, देखिए एक मिनट दिखा देता हूँ, यहाँ पर समझिए। गाय का जो, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि गाय का जो दूध है वो किसके कारण हल्के पीले रंग का होता है, तो क्या बताएंगे? आंसर बता देंगे कैरोटीन के कारण। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यानी कि श्वेत मतलब सफ़ेद, किसकी उपस्थिति के कारण होता है, क्या बताएंगे? कैसिन बताएंगे। कैसिन नामक प्रोटीन के कारण। ओके, यहाँ पर क्या था? कैरोटीन था। पीला के लिए कैरोटीन और सफ़ेद के लिए कैसिन, इन दोनों को याद रखिएगा। चलिए, विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है? तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें होता है? आपका आंवला में होता है। किसमें? आंवला में होता है। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का प्रमुख स्रोत सूर्य की किरणें हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी व विटामिन 3 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक करता है? यानी कोई आप सपना देखते हैं तो सबसे ज़्यादा दिन तक उसको याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो क्या बताएंगे? विटामिन B6। क्या? विटामिन B6। ओके, सब्जियों से मुख्यतः में क्या प्राप्त होता है? तो सब्जियों से हमें मुख्यतः विटामिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक गिलास पानी पीने से कितना कैलोरी मिलता है? तो 0 मिलता है। ओके, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो क्या आंसर होगा? एमाइलेज। क्या? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। क्या बताएंगे? एमाइलेज की उपस्थिति के कारण वो लंबे हो जाते हैं। दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? क्या? दूध में कौन सा सैकेराइड उपस्थित होता है? तो क्या बताएंगे? लैक्टोज। ओके, अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी से होता है। ओके, और विटामिन सी का नाम क्या है? स्कर्विक अम्ल इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हेपेटाइटिस। क्या? हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। ओके, किस संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन में। किसमें? प्रोथ्रोम्बिन में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। ध्यान दीजिएगा, पौधों में स्टार्च के रूप में होता है और जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में संचयन होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, विटामिन क्या होते हैं? तो आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है, वहीं आपके क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से देखिए,
कैसिमिर फंक, क्या कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? पूछा जाएगा कि कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी, तो विटामिन की। क्या अगर पूछा जाता है कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो क्या बताएंगे? कैसिमिर फंक ने। ओके। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ, मतलब कि पदार्थ कौन कौन से हैं विटामिन ए? तो देखिए कार्ड यकृत तेल में, फिर शकरकंद में, और गाजर में, और पालक में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, आगे देख लेते हैं। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। क्या? रतौंधी। उसके बाद से क्या? शारीरिक वृद्धि व भार में कमी भी होता है। फिर कार्निया तथा त्वचा संबंधित रोग उत्पन्न होता है। किसके कारण? विटामिन ए के कारण। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विटामिन B12 यानी कि B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालैमिन। क्या? साइनोकोबालैमिन है। ओके। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B12 से। क्या? विटामिन B2 से, विटामिन B2 से किलोसिस नामक रोग होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, थायमिन किसका रासायनिक रूप है? थायमिन किसका रासायनिक रूप है? तो विटामिन B1 का। अगला देख लेते हैं कि जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि जल में कौन सा विटामिन घुलनशील है? तो याद रखिएगा विटामिन बी एवं सी। विटामिन बी एवं सी ही क्या है? जल में घुलनशील है, बाकी वसा में घुलनशील है। अच्छा, पिलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग, क्या पिलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग कि क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होता है? तो जो आपका पिलाग्रा जो रोग होता है ये विटामिन B3 के कारण, और स्कर्वी रोग विटामिन सी के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। क्या? कैल्सीफेरॉल आपका विटामिन डी का रासायनिक नाम है। अगला है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस। क्या? रिकेटस आपका विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी, कि रक्त का थाका बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। पूछा जाए कि रक्त के थाका बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो क्या बताएंगे? विटामिन के की आवश्यकता होती है। अगला है कि किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो स्कार्बिक अम्ल की। क्या? स्कार्बिक अम्ल की। और ऊपर अभी हमने बताया है, ठीक है, यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। अभी हमने यहाँ पर बताया है एक चीज़ और, स्कार्बिक अम्ल में विटामिन प्रतिरक्षा। चलिए देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहा जाता है? तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। ओके। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में। क्या? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो B1। क्या? थायमिन, यानी कि B1 का नाम क्या है? थायमिन, यानी कि विटामिन B1 में अनाज के छिलके पाए जाते हैं। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, और यहाँ से देखिए दिया गया है खनिज तत्व तो दिया गया है और उसका महत्व दिया गया है, तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, बता ही देते हैं। देखिए कैल्शियम जो होता है दांतों और अस्थियों की रचना करने में, रुधिर स्कंद तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य में इसका महत्व होता है। फास्फोरस का क्या होता है? तो दांतों एवं हड्डियों की रचना करने में, अम्ल क्षार संतुलन में, ATP और DNA में इसका उपयोग किया जाता है। गंधक किस लिए काम आता है? तो अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन्स एवं विटामिनों का घटक होता है। ओके। और पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम क्या होता है? तो अम्ल क्षार का संतुलन बनाता है, जल संतुलन तंत्रिकाओं की कार्य की। वहीं क्लोरीन क्या आता है? तो जठर रस का अम्ल क्षार का संतुलन बनाता है। और सोडियम देखा जाए तो अम्ल क्षार का संतुलन बनाता है, फिर जल संतुलन तंत्रिकाओं की कार्य की करता है। मैग्नीशियम क्या होता है? तो ग्लाइकोलाइसिस तथा ATP पर आश्रित अनेक उपपचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सहघटक होता है। अब आगे हम लोग यहाँ से देख लेते हैं, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए खनिज और प्रमुख स्रोत है, जैसे लोहा का प्रमुख स्रोत है केला एवं खजूर है। पोटेशियम पालक है। ओके। और यहाँ पर आयोडीन का है आयोडीन युक्त सामान्य नमक। कैल्शियम दूध एवं अंडा। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? तो मैग्नीशियम जो होता है ये किडनी में पथरी को बनने से रोकता है। कौन सा फल स्कर्विक रोग के लिए उपचार में उपयोगी होता है? तो जो आंवला होता है ये स्कर्विक रोग को उपचार में उपयोगी होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग यहाँ से, किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? क्या? किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से होती है। ओके। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म यानी कि मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? पूछा जाता है तो आयोडीन की कमी से। ओके। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन शरीर को
रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो विटामिन ए आपका जो होता है ये शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ से। और देखिए यहाँ पर दिया गया है विटामिन के कार्य, और विटामिन के कार्य में देखिए दिया गया है कि वसा में घुलनशील, अभी हमने ऊपर बताया है कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जो आपका जल में घुलनशील बी और सी है, क्या जल में घुलनशील क्या है, बी और सी विटामिन है। और वसा में देखिए जल में आप लोग याद रखिएगा केवल दो है, कौन है, बी और सी, ये जल में घुलनशील है। बाकी जो आपकी है जैसे ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये सब क्या है, ये वसा में घुलनशील है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। याद क्या करना है, देखिए जैसे कि विटामिन ए का नाम क्या है, तो रेटिनल, पूछा जाता है कि विटामिन ए का क्या नाम है, तो रेटिनल बताएंगे। विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सी फेराल है। विटामिन ई का क्या नाम है, टोकोफेराल है। विटामिन के का क्या नाम है, फिलोक्विनोन इसका नाम है। ओके, इसका स्रोत क्या है, जैसे कि यहाँ पर विटामिन ए का स्रोत है जैसे कि कैरोटीन युक्त फल हो गया, यकृत हो गया, या आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाएं हो गया। और देखिए यहाँ पर ये कमी का प्रभाव ये सब दिया है, तो इस चीज़ को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर सब कुछ हम बताने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसका कम से कम ये काम जरूर कर लीजिएगा। देखिए पहला चीज़ कि विटामिन जो है जल में घुलनशील कौन कौन से है, तो बी और सी, इसी को याद रखिए। बाकी जो है आपका वसा में घुलनशील है, ठीक है, और इसका नाम याद रख लीजिएगा जरूर, जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेराल, इस तरीके से इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जल में घुलनशील है कौन कौन सी है, तो बी और सी है। तो बी में भी आपके देखिए B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, इस तरीके से। तो इसका भी आप लोग नाम याद कर लीजिएगा, जैसे कि B1 को क्या कहते हैं, थाइमिन कहते हैं, B3 को राइबोफ्लोविन कहते हैं, ठीक है, B2 को, और B3 को टेनिक अम्ल कहते हैं, B5 को पेंटोथेनिक अम्ल कहते हैं। इसी तरीके से आप लोग इसका क्या करेंगे, याद कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, विटामिन 12 बहुत ज़्यादा कई बार पूछा गया है, साइनो कोबालमिन होता है। ओके, और विटामिन सी जो आपका है स्कारविक इसका नाम है। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग यहाँ से पादपों की आकारिकी देख लेते हैं कि इसमें पादपों की आकारिकी क्या होती है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही आपका है, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है, तो क्या बताएंगे, जाइलम के द्वारा, क्या जाइलम के द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन है कि एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है, तो पर्याप्त प्रकाश के अभाव में भी एक बीज क्या होगा, अंकुरित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर, क्या प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है, तो लाल में होती है, किसमें, लाल में होती है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो विनाइट्रीकरण करते हैं, क्या विनाइट्रीकरण उसको कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस क्रिया के दौरान, क्या किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण में, क्या प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अच्छा, वृद्धि रोधक, क्या वृद्धि रोधक के रूप में कार्य करते हैं, क्या, तो एब्सिसिक अम्ल व इथाइलिन, क्या एब्सिसिक अम्ल व इथाइलिन। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पुष्पित पौधे के बीज किसके बने होते हैं, जो पुष्पित पौधे होते हैं उसके बीज किसके बने होते हैं, तो क्या बताएंगे, भ्रूण, क्या भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण के बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है पादप के किस कोशिका का होता है, तो क्या बताएंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्या क्लोरोप्लास्ट में होता है। ओके, अगला, यदि हम केंचुए अथवा जोंक पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि यदि हम केंचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो क्यों मर जाते हैं। देखे होंगे यदि आप मान लीजिए कहीं नदी में या तालाब में, पोखर में अधिकतर अगर नहाते होंगे तो जोंक आपको पकड़ लेती है, तो उसको हाथ से पकड़ कर खींचेंगे तो नहीं छोड़ती है। तो उसका आसान तरीका ये होता है कि उस पर नमक छिड़क दीजिए, नमक छिड़केंगे तो ऑटोमेटिक वो छोड़ देगी। ओके, और छिड़कते ही वो मर भी जाती है नमक से। तो इसका कारण क्या होता है, तो प्रासरण प्रघात के कारण, क्या प्रासरण प्रघात के कारण। ओके, चलिए अगले देख लेते हैं, कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है, कौन सी फसल, तो मटर जो है आपकी अतिरिक्त ये नाइट्रोजन प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है, तो आपका सोडियम हो जाएगा। कौन सा तत्व पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है, सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है, क्या वर्मी कंपोस्ट क्या है, तो ये कार्बनिक जैव उर्वरक है, क्या कार्बनिक जैव उर्वरक है। अगला, किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है, किस पौधे को औषधिक भारतीय चिकित्सक कहा जाता है, तो आंवला को, क्या आंवला को।
अगला है कि अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। अफीम पौधे से किस भाग से, यानी कि अफीम जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जा सकता है, तो फूल से। किससे? फूल से। अगला क्वेश्चन कि सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम को प्रोटोजाइलम कहते हैं। क्या? प्रोटोजाइलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काफ़ी आप लोग जानते हैं, ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि काफ़ी जो है पौधे के, एक मिनट, हाँ, काफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो ये बीज से। क्या? ये पौधे के बीज से काफ़ी प्राप्त होता है। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं, तो शहतूत। किसके? शहतूत पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा होता है, तो थायोबैसिलस। क्या? थायोबैसिलस डीनाइट्रीफिकेंस होता है ये। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, थायोबैसिलस डीनाइट्रीफिकेंस होता है ये भूमि की उर्वरता को क्या करता है? घटा देता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, यानी कि H2S होता है। ओके, चलिए आगे। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में, क्या? किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतर होता है, तो अब इसका आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट। क्या? टेरिडोफाइट्स में। ओके, अगला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं क्या? लाइकेन। क्या? लाइकेन होते हैं। वायु प्रदूषण के सूचक क्या होते हैं? लाइकेन होते हैं। अगला क्वेश्चन, अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद में, क्या? अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद में पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं, तो ये आपका जीनोस्पर्म्स। क्या? जीनोस्पर्म्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं, तो अस्तंभ मूल। क्या? अस्तंभ मूल कहते हैं। अस्तंभ मूल कहते हैं उसको। ओके, अगला क्वेश्चन है कि परजीवी पौधे अपने पोषद से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा चुस्कांग। क्या? चुस्कांग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, तो क्या बताएंगे? द्विबीजपत्री पौधों में। क्या? द्विबीजपत्री पौधों में, द्विबीजपत्री पौधों में ही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती है। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती है, तो ये कांटों में। किस में? कांटों में होती है। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं, धान एवं जौ में कैसी जड़ें पाई जाती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गेहूं, धान, जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है, तो क्या बताएंगे? तंतु में जड़। क्या? तंतु में जड़ पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधे में पाया जाता है। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है, तो क्या बताएंगे? प्रायः एक बीजपत्री पौधे में। क्या? रेशेदार पौधे एक बीजपत्री पौधे में, एक बीजपत्री पौधे में पाए जाते हैं, कि एक बीज पत्री पौधे में क्या पाया जाएगा? रेशेदार जड़ तंत्र पाया जाता है। ओके, चलिए, कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो एकेसिया उसका नाम है। क्या? एकेसिया। ओके, अगला क्वेश्चन, पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है, तो बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज को। क्या? बाह्य दल पुंज एवं दल पुंज को कहा जाता है। अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि पादप कुछ दिए गए हैं और उनको प्रयोग योग्य भाग क्या है, जैसे कि लहसुन और प्याज। क्या है? लहसुन और प्याज। तो लहसुन और प्याज का प्रयोग योग्य भाग कौन सा होता है, तो शल्क कंद होता है। क्या? बल्ब यानी कि शल्क कंद होता है। सॉरी, हल्दी और अदरक। क्या? हल्दी और अदरक का क्या होता है, तो प्रकंद होता है आपका प्रयोग करने योग्य भाग। अरबी और जिमी कंद उसका घनकंद होता है। ठीक है, और आलू का क्या होता है? कंद या स्तंभ कंद उसको कहते हैं। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, पूछा जाता है। हार्मोन्स वीकर से भिन्न है क्योंकि, हार्मोन्स जो है वीकर से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रचुर होते हैं, इसी कारण वो भिन्न है। अगला क्वेश्चन है कि जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें क्या होता है? O2 का निष्कासन नहीं होता है, इसी कारण जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? क्या? प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तो ये तने का है। किसका? तने का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कंकाल तंत्र से। तो कंकाल तंत्र से बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाए फ्रेंड्स, तो यहाँ से देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा कि मानव भ्रूण में, क्या? मानव भ्रूण में हृदय
स्पंदन कब प्रारंभ होता है? मानव भ्रूण में हृदय यानी कि हार्ट पल्सेशन कब प्रारंभ होता है? तो विकास के चौथे या पाँचवें सप्ताह में। क्या? विकास के चौथे या पाँचवें सप्ताह में मानव भ्रूण में हृदय स्पंदन प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मानव के खोपड़ी में कितनी अस्थि मतलब क्या? हड्डी कितनी होती हैं? तो 29 होती हैं। कितनी? 29 होती हैं। ओके। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ होता है? तो कशेरुकी रज्जु में। क्या? कशेरुक रज्जु में आपका ये स्थित होता है। आगे देख लें, वयस्क मनुष्य में कितनी अस्थि यानी कि हड्डियाँ होती हैं? ठीक है, तो क्या बताएंगे? 206। कितना? 206 होती हैं। आगे देख लेते हैं, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर का सबसे दृढ़ मतलब क्या? मजबूत, सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? दंत वल्क होता है। क्या? जिसको इनेमल कहते हैं। क्या? इंग्लिश में इनेमल कहते हैं और हिंदी में दंत वल्क कहते हैं। ओके, चलिए, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य होता है? शल्य क्रिया में, ठीक है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी का क्या कार्य होता है? तो जोड़ का प्रतिस्थापन करना। क्या? जॉइंट रिप्लेसमेंट इसका कार्य होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? तो कान की होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी किसकी होती है? कान की होती है, जिसे क्या कहा जाता है? स्टेपिज कहा जाता है। उसका क्या नाम है? स्टेपिज नाम है। और मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी या अस्थि जिसको कहते हैं, ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर होती है। और किसकी होती है? जांघ की होती है। क्या? जांघ की होती है, जिसका नाम क्या है? फीमर है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, कशेरुक रज्जु में कितने जोड़े तंत्रिकाएं होती हैं? तो कशेरुक रज्जु में कितनी? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? तो 12 जोड़े पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर के डिम्ब वाहिनी नली में शुक्राणु, जिसको स्पर्म कहते हैं इंग्लिश में, डिम यानी कि ओवम को निषेचित करता है। कहाँ पर? मानव शरीर के डिम्ब वाहिनी नली में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो 65% आपका जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक होता है? ठीक है, तो कैल्शियम और फास्फोरस का। ठीक है, देखे होंगे, इसीलिए पैर टूट जाता है, हाथ पैर, यानी कि जो हड्डी को आपको जोड़ने के लिए, ठीक है, अस्थि को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग? कैल्शियम और फास्फोरस का। या दांत निर्माण में भी कैल्शियम और फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियाँ कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियाँ कौन सी है? जबड़ों की है। क्या? जबड़ों की है। अगला क्वेश्चन है कि परिवर्धनशील, क्या परिवर्धनशील भ्रूण की शुक्कन से कौन रक्षा करता है? तो उल्व करता है। क्या? उल्व करता है। अगला कि मानव के जीवन काल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट मानिएगा, कि मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? क्या? कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा कोलम, या उसको कहते हैं स्प्लेंक्निक गुहा। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन होती है? कोलम होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, त्वचा पर चोट लगने के बाद, क्या? त्वचा पर चोट लगने के बाद इसका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? तो घनाकार उपकला के द्वारा। क्या? घनाकार उपकला के द्वारा। अगला के कंडरा, क्या? कंडरा जिसको टेंडम कहते हैं, किसको जोड़ती है? तो पेशी को अस्थि से। क्या? पेशी को अस्थि से जोड़ती है। अगला है स्नायु। ठीक है, स्नायु किसको जोड़ता है? तो अस्थि को अस्थि से ही जोड़ता है। पूछा जाएगा स्नायु, ठीक है, जिसको लिगामेंट कहते हैं और हिंदी में स्नायु कहते हैं, तो लिगामेंट किसको जोड़ता है? तो अस्थि को अस्थि से, यानी कि हड्डी को ही हड्डी से ये जोड़ता है। ओके, चलिए, स्नायु एवं कंडराएं कैसे ऊतक हैं? तो ये संयोजी ऊतक हैं। क्या? ये कनेक्टिव टिश्यू हैं, संयोजी ऊतक हैं ये। आगे देख लेते हैं, स्तनियों की अस्थि, क्या? स्तनियों की अस्थि और उपास्थि से क्यों भिन्न कैसी होती है? से क्यों भिन्न और कैसी होती हैं? तो ये हाइवर्सियन नलिकाओं के कारण। क्या? हाइवर्सियन नलिकाओं के कारण भिन्न होती है। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ये ओसिन का बना होता है। क्या? ओसिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन, अस्थियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं? तो अभी हमने ऊपर बताया है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट। क्या? अस्थियों को, ठीक है, अस्थियों को कठोर और मजबूत यानी बनाने वाले लवण कौन से होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। कौन लसिका में किन रुधिरिकाओं की अनुपस्थिति होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा लाल रुधिरिकाओं। क्या? RBCS में। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा प्रोटीन
त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर के निर्माण में सहायक होता है। तो आपका कीरेटिन, क्या कीरेटिन होता है आपका। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन, क्या अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं? तो ओसिन, आपका क्या ओसिन पाया जाता है। आगे देखते हैं, अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फास्फेट। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मज्जा गुहा में का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार की कोशिकाएं करती हैं? तो ओस्टियोक्लास्ट, क्या ओस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं करती हैं। अस्थियों का निर्माण किन ऊतकों से होता है? तो संयोजी ऊतकों से। किससे? संयोजी ऊतकों से होता है। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पूछा जाता है कि शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां यानी कि हड्डियों की संख्या पाई जाती है? तो क्या बताएंगे? 300 पाई जाती है। ओके, अच्छा, मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? तो हाथ में सबसे ज़्यादा। किसमें? हाथ में ही अस्थियां आपकी होती हैं। ओके, हाथ में सबसे ज़्यादा है। अगला है कि किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, अचल संधि, क्या अचल संधि के ही द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य के कंकाल में कब्जा संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किन अस्थियों की संधि में मिलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्ना, क्या अल्ना एवं ह्यूमरस, क्या अल्ना एवं ह्यूमरस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ से शुरू हो जाएगा और यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है फ्रेंड्स। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गया कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? लार जो है ये किसके पाचन में सहायक होता है? तो क्या बताएंगे? स्टार्च के। किसके? स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। ओके, अगला क्वेश्चन कि वसा का पाचन, क्या वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो ये आपका पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात, लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होता है? तो वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल प्राप्त आपका होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन, क्या सिक्रेटिन आपका होता है। ओके, अगला पित्त का संचय कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पित्त का संचय कहाँ होता है? तो पित्ताशय में होता है, क्या जिसको गाल ब्लेडर कहा जाता है यानी कि पित्ताशय में होता है पित्त का संचय। आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पित्त का निर्माण यकृत लीवर में होता है और यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। इस चीज़ को देखिएगा। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होता है? किस अंग में प्रोटीन का पाचन पूर्ण होता है? तो आंत में। किसमें? आंत में होता है। अगला है कि अमाशय की भीति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो उसका नाम है गैस्ट्रिन। क्या उसका नाम क्या है? गैस्ट्रिन। अमाशय की भीति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रिन होता है। अगला क्वेश्चन, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? लार का जो टाइलिन एंजाइम होता है यानी कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन, क्या टाइलिन। तो ये पूछा जा रहा है कि लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील होता है? तो हल्के अम्लीय पदार्थ में। क्या? हल्के अम्लीय माध्यम में। हल्के अम्लीय माध्यम में ही ये क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन है कि अमाशय की दीवार का, क्या अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन, ठीक है, क्या कहलाता है? तो ये क्रमांकुचन कहलाता है। क्या? क्रमांकुचन कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पाचन तंत्र के किस रस में, क्या पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो ये पित्त में पाया जाता है। किसमें? पित्त में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन के रूप में। क्या? ग्लाइकोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन है अमाशय में भोजन के जीवाणु, क्या अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? तो HCl, क्या HCl नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपकी बड़ी आंत में। किसमें? बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन, क्या मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का भंडारण कौन करता है? यकृत करता है। क्या? यकृत करता है। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत होती है। अगर पूछा जाएगा सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है एक स्तनधारी में, तो क्या बताएंगे? यकृत होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी हड्डी,
अग्नाशय जो है मानव शरीर की सबसे यानी कि दूसरी सबसे बड़ी क्या होती है, ग्रंथि होती है। ओके, पूछा जाएगा कि मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो क्या बता देंगे, अग्नाशय बता देंगे। अच्छा, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स कि पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, यकृत आपका होता है। ओके, अगला, पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद क्या है, तो क्या बताएंगे, ग्लूकोज है। क्या, ग्लूकोज है। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये कि कार्ड मछली के यकृत तेल में, क्या, कार्ड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। क्या, विटामिन ए पाया जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है। लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती हैं, तो ये पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय में उपस्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचन एंजाइमों का भी श्रवण होता है, तो आपका हो जाएगा आंसर अग्नाशय में। कहाँ, अग्नाशय में। जठर ग्रंथियाँ किस अंग में पाई जाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि जठर ग्रंथियाँ किस अंग में पाई जाती है, तो ये अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पर, अमाशय में पाई जाती है। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है, तो फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथाम्बिन के द्वारा। क्या, फाइब्रिनोजेन एवं प्रोथाम्बिन के द्वारा ही ये संश्लेषण एवं ग्रहण किया जाता है। आगे, यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है, तो इसका नाम है हिपैरिन। क्या, हिपैरिन। ओके, अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग में पड़ता है, यानी कि आप ज़्यादा समय तक आप व्रत रखते हैं, ठीक है, उपवास रहते हैं, तो सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा शरीर का कौन सा प्रभाव पर अंग पड़ेगा, तो आपका वृक्क पर यानी किडनी पर। किस पर, किडनी पर। ओके, चलिए आगे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में। किसमें, छोटी आंत में ही। ओके, चलिए, मानव शरीर में छोटी आंत होती है, मानव शरीर में छोटी आंत होती है, तो ये अवशोषण के लिए। क्या, अवशोषण के लिए होती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। अगर पूछा जाएगा कि कितने महीने बाद दांत निकलना प्रारंभ होते हैं मानव शिशु के, तो क्या बताएंगे, 6 महीने के बाद से दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है, तो किडनी यानी कि वृक्क से। ओके, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता। ओके, चलिए अगला चैप्टर है हम लोग का उत्सर्जन तंत्र। क्या, उत्सर्जन तंत्र। यहाँ से भी देख लेते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये रहा कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है, तो यकृत में होता है। किसमें, यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन, एल्कोहल के निराविषण, क्या, एल्कोहल के निराविषण के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी होता है, तो आपका यकृत ही होता है। क्या, यकृत होता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो डायलिसिस यानी कि रक्त अपोहन कहते हैं, कि उसको डायलिसिस कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है, तो अमोनिया है। क्या, अमोनिया है। मूत्र की मात्रा का नियंत्रण है। क्या, मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है। क्या, ADH। कभी कभी आपसे फुल फॉर्म इसका पूछ लेगा तो आप बता दीजिएगा, ठीक है, कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ओके, एवं एल्डोस्टेरोन। क्या, एल्डोस्टेरोन। थोड़ा सा पढ़ने में अजीब लग रहा होगा, ठीक है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है, यानी कि एक वयस्क जो स्वस्थ मनुष्य होता है एक दिन में कितना मूत्र विसर्जन करता है यानी कि निकालता है वो, तो लगभग 1.5 लीटर। कितना, लगभग 1.5 लीटर। ओके, कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है, तो उसका नाम है डायूरेटिक। क्या, डायूरेटिक। अगला क्वेश्चन, विल्स रोग। क्या, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो किडनी आपकी यानी कि जिसको हिंदी में वृक्क कहते हैं। अगला क्वेश्चन,
हीमेकार डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका गुच्छ। क्या? कोशिका गुच्छ। अब यहाँ से थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फ्रेंड्स, इसको आपको देखना है और इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके, देख लेते हैं क्या है। विभिन्न जंतुओं में क्या? विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जन अंग, जैसे कि मनुष्य का है, मनुष्य का मुख्य उत्सर्जित अंग क्या है? जैसे कि तो ये आपका वृक्क है। अमीबा क्या है? त्वचा व रिक्तिका से। केंचुआ जो है उत्सर्जिका से। ओके, और झींगा मछली हरित ग्रंथिया। फीता कृमि फ्लेम कोशिकाएं। आर्थ्रोपोडा माइलपीगी नलिकाएं से। और सिलेंट्रेटा त्वचा व मुख से। ओके, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या? नेफ्रॉन, यानी कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। अगला क्वेश्चन है कि नाखूनों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाखूनों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो क्या हो जाएगा? केराटिन। क्या? केराटिन। ब्रिको है, जिसको किडनी कहते हैं, कि काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? यूरीमिया। क्या? यूरीमिया। यदि आपका ब्रिक काम करना बंद कर देगा तो जो रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, ओके, तो उसी को क्या कहेंगे? यूरीमिया कहेंगे। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? क्या? मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूरियोटेलिक उत्सर्जन। क्या? यूरियोटेलिक उत्सर्जन पाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, यूरोक्रोम। क्या? यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। क्या? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से ही यूरोक्रोम का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? यानी कि किडनी से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? तो क्या बता देंगे आप? 1 से 1.2 लीटर प्रति मीटर आपका होता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? तो सोडियम क्लोराइड का। किसका? सोडियम क्लोराइड का। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है क्या? पेरिटोनियम। क्या? पेरिटोनियम। क्या? पेरिटोनियम इसका नाम है। ओके, वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ क्या? रक्त आता है, तो उसको क्या कहते हैं? हीमोटूरिया। क्या? हीमोटूरिया उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो ये किडनी की वजह से। क्या? किडनी यानी कि वृक्क की वजह से ही शरीर में संपूर्ण जो रक्त होता है क्या होता है? शुद्ध होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ से एक चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। देखिए, कशेरुकी जंतुओं में उत्सर्जित अंग है, जैसे कि वृक्क है तो उसका उत्सर्जित पदार्थ यहाँ पर दिया गया है, तो इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग देख लीजिएगा। ओके, ले लिए। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है क्या? अमोनिया। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है क्या? अमोनिया होता है। क्या? अमोनिया होता है। ओके, चलिए, अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो पेरिस्टालसिस कहलाता है। क्या? पेरिस्टालसिस कहलाता है अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं हार्मोन्स देख लेते हैं। यहाँ से ये चैप्टर है आपका, तो यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन है कि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव कौन सी ग्रंथि करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुग्ध निष्कासन हार्मोन, जो कि उसका क्या नाम है? दुग्ध निष्कासन हार्मोन का क्या नाम है? ऑक्सीटोसिन। क्या? ऑक्सीटोसिन। इसका जो स्राव होता है कौन सी ग्रंथि करती है? तो पीयूष ग्रंथि। क्या? पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी जिसको ग्लैंड कहते हैं। ओके, पीयूष ग्रंथि। अच्छा, माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्राव के प्रेषित करता है? तो माँ और शिशु के मध्य जो गले लगना या चूमना होता है किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सीटोसिन। क्या? ऑक्सीटोसिन के कारण होता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। किस हार्मोन में क्या? किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरॉक्सिन में। किसमें? थायरॉक्सिन में आपका आयोडीन उपस्थित होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंसुलिन। क्या? इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? इंसुलिन हार्मोन, तो ये अग्नाशय से। कहाँ से? अग्नाशय से होता है।
यहाँ से देखिए मनुष्य में पित्त का जो निर्माण है यकृत में होता है, यानी कि जो पित्त का निर्माण कहाँ पर होगा, लीवर में होगा, यानी कि यकृत में होगा। तथा पित्त का संचय कहाँ से होगा, तो वह गॉल ब्लैडर से, यानी गॉल ब्लैडर से, यानी कि पित्ताशय में होता है। ध्यान दीजिएगा, पित्त का जो निर्माण होगा कहाँ पर होगा, यकृत में होगा, यानी कि लीवर में होगा, और पित्त का जो संचय होगा ये पित्ताशय में होगा, गॉल ब्लैडर में। अगला है, अगला क्वेश्चन है कि लड़ो और उड़ो के नाम से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लड़ो और उड़ो यानी कि फाइट एंड फ्लाई के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है, तो एड्रीनेलिन का, एड्रीनेलिन हार्मोन्स को जाना जाता है क्या, लड़ो और उड़ो। ध्यान दीजिएगा, एड्रीनेलिन, क्या, एड्रीनेलिन। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो आप अगर सेल्सियस में देखेंगे तो 37 से, फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन है, शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां, क्या, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ओके, अगला क्वेश्चन कि पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन्स इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है या लगाया जाता है। देखे होंगे जो पशु थोड़ा सा कम दूध देते हैं या ज़्यादा दूध उतारना है पशुओं से, ठीक है, गाय भैंस से, तो उसमें एक इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सा हार्मोन्स का इंजेक्शन होता है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का, क्या, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कि मनुष्य में मधुमेह रोग, क्या, मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन्स की कमी से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंसुलिन से, क्या, इंसुलिन से। आगे है कि पैनक्रियाज यानी कि यानी कि अग्नाशय जो है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो इसका नाम है सिक्रिटिन, क्या, सिक्रिटिन है। ओके, आगे देख लेते हैं। कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है, कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन्स का रिसाव करती है, तो पीयूष ग्रंथि, कौन सी, पीयूष ग्रंथि। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो पीयूष ग्रंथि है, क्या, पीयूष ग्रंथि है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है, हार्मोन्स की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहते हैं, तो कार्यात्मक रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्यात्मक, जिसको इंग्लिश में फंक्शनल डिसीज कहते हैं। ओके, चलिए अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि मानव हार्मोन तथा उनकी भूमिका, यानी कि जो यहाँ पर हार्मोन्स दिया गया है और शरीर में उसकी क्या भूमिका होती है उस चीज़ को दिया गया है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, लिए चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। अगला है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को। किसको, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो डायूरेसिस होता है, क्या, डायूरेसिस आपका होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में, क्या, स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करते हैं, तो ऑक्सीटोसिन, क्या, ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन, इन्हीं के कारण स्तनधारियों में दुग्ध स्राव का हार्मोन उत्तेजित होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पैरोटिड ग्रंथि, क्या, पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो कान के नीचे पाई जाती है, क्या, पैरोटिड ग्रंथि। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी लगाइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो थायराइड है। कौन सी, थायराइड है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन्स है, क्या, थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन से कौन से, तो थाइमोसिन है। कौन, थाइमोसिन है। ओके, अगला देख लेते हैं गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन्स की गोली दी जाती है। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन्स की गोलियां दी जाती है, तो एस्ट्रोजन, क्या, एस्ट्रोजन की गोलियां दी जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है, क्या, पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है, तो ये मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर, मस्तिष्क में। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की होती है। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है, तो ये अग्नाशय, जो अग्नाशय है अंतः एवं बाह्य दोनों प्रकार की होती है।
कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो उसको कहते हैं मेलानिन। क्या? मेलानिन। ओके। अगला, कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करती है? भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करती है? तो थायराइड का है, थायराइड है। ओके, चलिए अब यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर मुख्य ग्रंथियाँ दी गई हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, जैसे कि एक यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पर जैसे बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए पहला ही है कि हार्डेरियन ग्रंथियाँ, तो क्या होगा? नेत्र में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। उसी तरीके से सब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ओके, इधर भी ले लीजिएगा। हो गया। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं आगे यहाँ से। और देखिए यहाँ पर ग्रंथि दी गई है और उसका हार्मोन्स दिया गया है कि अग्नाशय में कौन सा हार्मोन्स है, पीयूष में क्या है, तो अधिवृक्क में क्या है, तो वृक्क में क्या है। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बाकी हम लोग यहाँ से देखते हैं आगे क्वेश्चन बढ़ाते हैं हम लोग। मनुष्य के नवजात शिशु को क्या? मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और कोलेस्ट्रॉल शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक होता है? तो यह शिशु को शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति को क्या करता है? प्रदान करता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो जस्ता आपका होता है। ओके, अगला, मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फास्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो ये आपका है पराव2। क्या? पराव2 है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी होता है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। अगर आयोडीन युक्त नमक नहीं खाएंगे तो आपका कौन सा रोग हो जाएगा? घेंघा रोग। क्या? घेंघा रोग आपका हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देख लेते हैं। ये चीज़ आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लिए हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ से रोग एवं उपचार। क्या? रोग एवं उपचार। और रोग एवं उपचार देखेंगे तो ये रहा पहला क्वेश्चन कि पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? क्या? पानी से भय नामक बीमारी किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो विषाणु के द्वारा। किसके? विषाणु के द्वारा होती है। ओके, मनुष्य तथा मेरू रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाता है, किस रोग के लक्षण है ये? तो मेनिंजाइटिस। क्या? मेनिंजाइटिस रोग का ये लक्षण है। ओके, शिशुओं में अतिसार का क्या कारण होता है? तो इसका कारण क्या होता है? रोटा वायरस। का? रोटा वायरस के कारण ही अतिसार होता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला कि अंध बिंदु या पित्त बिंदु। क्या? अंध बिंदु या पित्त बिंदु आँख के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ये दृष्टि पटल, रेटिना में। किस में? रेटिना में पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में, ठीक है, उद्योगों में परिवर्तित होती है? तो ये दृष्टि पटल पर। किस पर? दृष्टि पटल पर। अच्छा, कोई चीज़ थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होती है तो उस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग तो देख ही रहे हैं, साफ दिखाई भी दे रहा है। तो कुछ ऐसा शब्द होता है जिसको बोलने में थोड़ी सी हमको समस्या होती है। ओके, चलिए सिलिकासिस रोग किस अंग से संबंधित है? सिलिकासिस क्या है? सिलिकासिस रोग किस अंग से संबंधित है? तो फेफड़े से है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ देखेंगे आप लोग कि ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन। क्या? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन और नवजात शिशुओं को कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोगों से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है। जो आपकी ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन जो लगती है, ये किस चीज़ की प्रतिरक्षा करने के लिए? तो जो नवजात शिशु होते हैं उनमें कुकुर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया रोग से प्रतिरक्षा करने के लिए लगाई जाती है। ओके, मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मलेरिया रोग किस जीव के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ। क्या? प्रोटोजोआ के कारण होता है। अच्छा, भोजन विषाक्तता किस जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सैल्मोनेला। क्या? सैल्मोनेला बेसिलाई के कारण। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जल में किसकी अधिकता के कारण इटाई रोग होता है? तो ये कैडमियम के कारण। क्या? कैडमियम के कारण। ओके, कैडमियम के कारण
आगे देख लेते हैं। फेनिल की थोड़ा सा देखिएगा इसको, फेनिल कीटोन्यूरिया, ठीक है, रोग किससे संबंधित है? तो ये मानसिक जड़ता से, किससे? मानसिक जड़ता से है। अगला क्वेश्चन, पोटेशियम अल्पता किससे संबंध है? पोटेशियम अल्पता किससे संबंधित है? ये निम्न रक्तचाप से है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो प्लीहा आपका, क्या? प्लीहा आपका प्रभावित होता है। अनुवांशिक रोग लिंग संलग्न है क्या? अनुवांशिक रोग जो है लिंग संलग्न है क्या? रॉयल हीमोफीलिया, क्या? रॉयल हीमोफीलिया। ओके, ये क्या पर दिया गया कि भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए पीवाईवैक्स, क्या? पीवाईवैक्स परजीवी उत्तरदायी है। ओके, चलिए, हीमोफीलिया, क्या? हीमोफीलिया एक अनुवांशिक विकार है जिसमें क्या होता है? रक्त का स्कंदन नहीं होता है, रक्त का स्कंदन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कि डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? तो प्लेटलेट्स आपका देखे होंगे डाउन हो जाता है। ओके, डेंगू बुखार होने पर मानव शरीर में किसकी कमी होने लगती है? प्लेटलेट्स की। ओके, मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सर रोनाल्ड रॉस ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सर रोनाल्ड रॉस ने। ट्यूमर की पहचान के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? तो आर्सेनिक 74 का, क्या? आर्सेनिक 74 का प्रयोग ट्यूमर की पहचान के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, साल का टीका किस रोग से संबंधित है? साल का टीका किस रोग से संबंधित है? तो पोलियो से। किससे? पोलियो से है। साल के टीके का आविष्कार अगर पूछा गया कि किसने किया था, तो जोनस साल्क ने। कब? 1952 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन कि एथलीट फुट, क्या? बहुत ही भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो ये फफूंद से होती है, फंगस से होती है। किससे? फंगस से होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किस रेडियो एक्टिव तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का, क्या? रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। पालिश युक्त चावल के सेवन से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? पालिश युक्त चावल के सेवन से, क्या? बेरी, किस क्या होगा? बेरी। अच्छा, प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक जीव कौन सा होता है? तो मच्छर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि MRI, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कि MRI का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या? MRI का पूर्ण रूप क्या होता है? ये आपसे पूछा जाएगा। तो क्या बताएंगे? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, क्या? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग आपका होता है MRI का पूर्ण रूप। ओके, चलिए, BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए किया जाता है? BMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए? तो अस्थिरंध्रता के लिए, क्या? अस्थिरंध्रता के लिए किया जाता है। ओके, कौन सा मच्छर जीका वायरस का वाहक है? तो एडिज, जो एडिज मच्छर है ये जीका वायरस का वाहक है। आगे देख लेते हैं, मधुमेह के उपचार में प्रयोग होने वाले हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? मधुमेह के उपचार में प्रयुक्त होने वाले हार्मोन इंसुलिन के आविष्कार किसने किया था? तो FG बेंटिंग ने। क्या? FG बेंटिंग ने। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से देखिए, एक यहाँ पर बताया गया है कि पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होने वाले रोग एम्फाइसीमा, क्या? एम्फाइसीमा से फुफ्फुस यानी कि फेफड़े प्रभावित होते हैं। ओके, चलिए आगे है कि मानव शरीर का कौन सा अंग एल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। क्या? मस्तिष्क हो जाएगा। अच्छा, पोलियो एक विषाणु जनित रोग है। पोलियो क्या है? एक विषाणु जनित रोग है जिसका वायरस शरीर में दूषित भोजन तथा जल के माध्यम से प्रवेश करता है। मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? तो मस्तिष्क की बीमारी को किससे पहचाना जाता है? विद्युत मस्तिष्क लेख से। किससे? विद्युत मस्तिष्क लेख से पहचाना जाता है। सामान्य जुकाम किस वायरस के कारण होता है? सामान्य जो जुकाम होता है एक किस वायरस के द्वारा होता है? तो रीनो विषाणु से। क्या? रीनो वायरस से। आगे देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि DPT, क्या? DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों से बचाव के लिए किया जाता है? तो DPT वैक्सीन का प्रयोग डिप्थीरिया, काली खांसी एवं टिटनेस से बचाव के लिए प्रयोग उसका किया जाता है। ओके, हृदय की धड़कन किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो पोटेशियम से। किससे?
पोटेशियम से नियंत्रित की जाती है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जीवाणु जनित रोग, क्या जीवाणु जनित रोग, और यहाँ से तो क्वेश्चन एक आपसे पूछा ही जाता है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या करेंगे, याद कर लेंगे। जैसे कि जीवाणु जनित रोग कौन कौन से है, ओके, उसका कारक जीवाणु जो होते हैं जरूरी नहीं है, लेकिन जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं उसको जरूर आप लोग याद करिए। जैसे कि आपका क्या है, हैजा है, डिप्थीरिया है, क्षय रोग है, कोड हो गया, टिटनेस हो गया, टाइफाइड हो गया, प्लेग हो गया, काली खांसी, ठीक है, न्यूमोनिया हो गया, गोनोरिया हो गया, फिलिस हो जाए सॉरी सिफिलिस हो गया, सुजाक हो गया। ये जितने भी हैं आपके कौन से रोग हैं, ये जीवाणु जनित रोग हैं। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, संक्रमित चूहे के काटने से कौन सा रोग होता है। जो संक्रमित चूहा होता है उसके काटने से कौन सा रोग होगा, तो प्लेग होगा। क्या, प्लेग होगा। अच्छा, अबिंदुकता नामक रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो आँखों को, क्या आँखों को प्रभावित करता है। निंद्रा रोग, क्या निंद्रा यानी कि स्लीपिंग सिकनेस यानी कि निंद्रा रोग नामक बीमारी कौन सा नामक प्रोटोजोआ से होती है, तो ये इसका नाम है ट्रिपेनोसोमा। क्या, ट्रिपेनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से होती है। फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है, फाइलेरिया नामक रोग, तो ये गोल कृमि, क्या गोल कृमि नामक रोग के कारण ये होता है। अच्छा, HIV द्वारा होने वाला रोग क्या है, तो एड्स है। क्या HIV द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, एड्स है। ओके, आगे देख लेते हैं। डाउन सिंड्रोम, क्या डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार किसके कारण उत्पन्न होता है, तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। किसके, गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण ही डाउन सिंड्रोम नामक आनुवंशिक विकार उत्पन्न होता है। एड्स रोग HIV नामक विषाणु से होता है, जिसमें क्या क्या होता है, तो RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। क्या, RNA एवं प्रोटीन पाया जाता है। अब एड्स की बात आई है तो एड्स का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है कि एड्स का विस्तृत रूप क्या होगा। एड्स का विस्तृत क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये आपका एड्स का फुल फॉर्म होता है। आगे, एड्स वायरस HTLV, क्या जो एड्स वायरस है HTLV 3 की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट गेलो ने। क्या, रॉबर्ट गेलो ने इसकी खोज की थी। आगे देख लेते हैं, एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है। एड्स के उपचार के लिए सबसे उपयुक्त दवाई कौन सी है, तो जीडोउडिन। क्या, जीडोउडिन है। ओके, और इधर देखेंगे तो क्या लिखा गया है, एजिडोथाइमिडिन। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे, जापानी एन्सेफेलाइटिस बीमारी विषाणु के कारण फैलती है। इसके उन्मूलन के लिए सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना होता है। ओके, चलिए, एलिसा पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या, कि एलिसा जो परीक्षण है किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। बहुत ही कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है, तो क्या बताएंगे, एड्स के लिए। क्या, एड्स के लिए। अगला है थैलेसीमिया। क्या, थैलेसीमिया के रोगी में शरीर के किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता है, तो ये हीमोग्लोबिन। क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धनता यानी कि कलर ब्लाइंडनेस अधिक प्रभावित होते हैं। क्या, तो उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है, इसी कारण। ओके, हाँ, यहाँ पर देखिए कि एड्स, छोटी माता एवं गलसू है, तीनों ये क्या है, संक्रामक बीमारी है। क्या, तीनों ये संक्रामक बीमारी है। आगे देख लेते हैं, एफ्लाटॉक्सिन। क्या, एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका यकृत होता है प्रभावित। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे, ब्राइटस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका गुर्दा होता है। इंटरफेरान का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है, तो कैंसर के लिए किया जाता है। सिलिकासिस। क्या, सिलिकासिस क्या है, तो फेफड़ों से संबंधित रोग है। सिलिकासिस क्या है, फेफड़ों से संबंधित रोग है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होती है, तो जिंक की कमी से। किसकी, जिंक की कमी से। सफ़ेद कीट किस फसल का रोग है, तो सरसों का ये रोग है। आगे देख लेते हैं, पायरिला। क्या, पायरिला किस फसल में लगने वाला कीट है, तो गन्ना में। भिंडी में पित्तवर्ण सीरा रोग किस कारण होता है, तो सफ़ेद मक्खी से होता है। आगे देख लेते हैं, मसल्स यानी कि मेसलेस है सॉरी यानी कि खसरा रोग को एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। ओके,
अगला क्वेश्चन है कि रानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मिल गया कि रानी खेत रोग किससे संबंधित है। रानी खेत रोग किससे संबंधित है, तो मुर्गियों से। किससे, मुर्गियों से। अगला है कि गेहूं में होने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन से हैं, तो एक है काला कीट और दूसरा है स्मट। क्या, स्मट और काला कीट। धान का टुंगरो विषाणु किसके द्वारा प्रसारित होता है, तो हरी पत्ती के फुदके द्वारा। क्या, हरी पत्ती के फुदके के द्वारा। वर्ड फ्लू, क्या, वर्ड फ्लू, और इसका पूछा जाएगा कि इसका विषाणु का कौन सा विषाणु का कारण होता है, ये कोई पूछा जा चुका है, तो H5N1 का, H5N1 इन्फ्लुएंजा विषाणु के कारण होता है वर्ड फ्लू। ओके। अच्छा, BCG का टीका नवजात शिशु को कब लगाया जाता है। BCG का जो टीका लगता है नवजातों को कब लगाया जाता है, तो जन्म के तुरंत बाद ही लगा दिया जाता है। अब यहाँ से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि पशुओं में प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से हैं, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने ऊपर बताया कि विषाणु जनित रोग, उसी तरीके से जीवाणु जनित रोग हमने ऊपर बताया, अब यहाँ पर हम बता रहे हैं विषाणु जनित रोग कौन कौन से होते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है ये, ठीक है। जैसे कि विषाणु जनित रोग कौन कौन से, जैसे कि छोटी माता हो गई, खसरा हो गया, ठीक है, और पोलियो हो गया, रेबीज हो गया, चेचक हो गया। आगे देख लेते हैं, जन्नांग हर्पिस हो गया, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, गलसुआ हो गया, जेनाइटल हर्पिस हो गया, डेंगू हो गया, कोविड-19 हो गया। ये सब क्या है, ये सब वायरस से, क्या, सब विषाणु यानी कि वायरस जनित रोग हैं, ये सब वायरस होते हैं। अच्छा, वायरस का यहाँ पर कारक भी दिया गया है, ठीक है, जैसे कि रेबीज होता है, रेबीज वायरस के कारण, तो सब कुछ अब यहाँ पर दिया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब कोविड-19 के यहाँ पर दिया गया है, जीवाणु जनित रोग यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद से इसको याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं टीका रोग किस में होता है। जो टीका रोग होता है ये किस में होता है, तो मूंगफली में होता है। किसमें, टीका जो रोग होता है किस में होता है, मूंगफली में होता है। अच्छा, हाइड्रोफोबिया रोग मुख्यतः किस विषाणु के कारण होता है, तो रेबीज वायरस के, क्या, रेबीज वायरस से हाइड्रोफोबिया रोग होता है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है, तो विषाणु से होता है। ओके, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण ही होता है। अच्छा, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, क्या, कोर्टिकोलस कहलाते हैं। क्या, कोर्टिकोलस कहलाते हैं। खैरा रोग किसके कारण होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खैरा रोग किसके कारण होता है, तो जस्ता की कमी के कारण। क्या, जस्ता की कमी के कारण। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, तो हरे शैवाल के कारण ये होता है। नींबू का कैंकर रोग किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। ओके, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है, तो यकृत करता है। काला जार, क्या, काला जार का संचार किससे होता है, तो ये सिकता मच्छी से होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और उनका क्षेत्र और उनके जनक दिया गया है। जैसे कि पूछा जाएगा कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो जी.जे. मेंडल हैं। सूक्ष्म जैविक के जनक कौन है, लुई पास्कर है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है, एडवर्ड जेनर हैं। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, रॉबर्ट कोच हैं। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब हम यहाँ से हम लोग देखेंगे विविध यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रह गया फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो आपका मिसलेनियस में ये पहला क्वेश्चन रहा, ये क्या क्वेश्चन कर रहा है कि अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। क्या, अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को। क्या, ग्रेगर जॉन मेंडल को। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। अनुवांशिक इकाई, अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, तो जीन कहते हैं। अनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, तो राइजोबियम जैपोनिकम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसको थोड़ा सा बोलने में दिक्कत हो रही है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा अपने स्तर से। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे। बहुत ही कई बार पूछा जाता है मेंडल ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है, तो ये मटर के पौधे पर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पुरुष सेक्स हार्मोन, क्या, पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है, तो टेस्टोस्टेरॉन। क्या, टेस्टोस्टेरॉन होता है। ओके,
चलिए आगे देख लेते हैं, स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित होती है? स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित होती है? तो ऊष्मा शोधक क्रिया, क्या? ऊष्मा शोधक क्रिया से। कोलेस्ट्रॉल क्या है? तो जंतु वसा में उपस्थित वसीयक एल्कोहल है ये। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग फ्रेंड्स। इधर अगला क्वेश्चन है कि प्रथम डायनोसोरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में किया गया था। ओके, जो महत्वपूर्ण है उसी को हम यहाँ पर करा दे रहे हैं आपको। जैसे कि ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? ये पूछा जाता है। ट्रेकोमा बीमारी तो ये आँख से है। किससे? आँख से है। ओके, अच्छा ये देखिए, फेरोमोन्स किसमें पाए जाते हैं? तो ये कीटों में पाए जाते हैं। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आयोडीन जो है तो क्या बताएंगे? लैमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र किस राज्य में स्थापित है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में पाया जाता है। पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल कहते हैं में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। पेनिसिलिन के आविष्कार कौन थे? पेनिसिलिन के आविष्कारक कौन थे? तो आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे। कृत्रिम रेशे के को किस नाम से जाना जाता है? तो रेयान के नाम से इसको जाना जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आँखों की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? तो पीला और हरा के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग में किया जाता है? यानी रतन ज्योत और जैट्रोफा का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोडीजल वाला। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो गन्ना एवं मक्का से। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है कि व्हाइट लेग हार्न, क्या? व्हाइट लेग हार्न किसकी एक किस्म है? तो कुक्टो की। क्या? कुक्टो की, यानी कि चिकन की। दीमक को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो श्वेत चींटी के नाम से जाना जाता है। श्वेत चींटी के नाम से दीमक को जाना जाता है। नेको नामक संस्था है किससे संबंधित है? तो ये एड्स से। क्या? एड्स से संबंधित है। ओके, CDRI, क्या है? CDRI कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट उसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय का अधीन आता है? तो भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय का अधीन है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। ओके, चलिए भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय ये कोलकाता में हो जाएगा। ओके, हीरोइन नेस्काफिन, क्या है? हीरोइन नेस्काफिन किस पादप से निर्मित की जाती है? तो अफीम पोस्ता से। क्या? अफीम पोस्ता। अच्छा, बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन सी जंतु उपयोगी? मधुमक्खी। बहुत इंपॉर्टेंट, बारूदी सुरंगों का पता लगाने में कौन सा जंतु उपयोगी होते हैं? मधुमक्खी। ओके, अच्छा मधुमक्खी जो है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्यों को कैसे पहचानते हैं? तो डांस से, यानी कि नर्तन यानी कि डांस कर पहचान जाते हैं। ओके, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो पुष्पों और हार्मोन के छिड़काव से। ओके, चलिए इधर भी क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कार्ल वान फ्रिस्क को वर्ष 1973 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से प्राप्त होता है। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेज मेकर है, यानी कि जो पेस मेकर है किस नाम से जाना जाता है? तो SA नोट्स। क्या? SA नोट्स के नाम से जाना जाता है। शीतल पेयों में किस पदार्थ का पर्याप्त मात्रा होती है? तो कैफीन की मात्रा अधिक होती है, पर्याप्त मात्रा में होती है। ओके, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरगोविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए दिया गया था। अच्छा, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किसने किया था? तो इन्होंने, यानी कि हरविंद खुराना ने किए थे। ओके, चलिए यहाँ पर देखिए, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो किंग कोबरा है। कौन? किंग कोबरा है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फ्रेंड्स। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उसको बता दे रहा हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसको, हाँ इस चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चेंबर होते हैं। तो 4 चेंबर होते हैं। कितने? 4 चेंबर होते हैं। ओके, चलिए आगे, वह कौन सा जीव है जिसमें पित्ताशय नहीं होता है? तो आपका चूहा है। चूहा में पित्ताशय नहीं होता है। आगे देख लेते हैं हम लोग।
अब यहाँ से अब स्कार वाला इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था, फंक ने किया था। विटामिन ए का मैकुलन ने, विटामिन बी का मैकुलन ने, विटामिन सी का होलकट ने, विटामिन डी का हॉपकिंस ने, ठीक है। उसी तरीके से आगे भी दिया है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। जैसे कि पूछा जाता है कि होम्योपैथी वाला पूछा जाता है कि हनीमैन ने, ठीक है। अब मलेरिया परजीवी व चिकित्सा यानी कि रोनाल्ड रॉस ने, ओके। तो इसी तरीके से सब यहाँ पर दिया गया है। गर्भ निरोधक गोलियाँ, इसका क्या है, पिनकस है। कौन है, पिनकस है। और इधर भी है, देखिए अभी आपका इधर भी है, इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, आप लोग एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर बहुत पूछा जाता है कि डीएनए का तो जेम्स वाटसन तथा क्रिक्स ने, ओके। इस चीज़ को इंसुलिन वाला फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा एक बार, ओके। चलिए, तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो काफ़ी थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन क्वेश्चन छोड़ने का मन भी नहीं करता है, पता ना हो सकता है कि जो क्वेश्चन छोड़ रहे हैं वही क्वेश्चन आ जाए, तो इसलिए आपको सब कुछ क्वेश्चन देखना है। तो वीडियो आप लोग अगर पूरा देखे हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आपको 2 काम करना है। पहला काम क्या है कि यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना है, क्या, लाइक कर देना है। उसके बाद से आपको कमेंट कर कर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो के कमेंट में ज़रूर आपको कमेंट करना है, ये चीज़। तीसरी जो चीज़ है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल पर ज़्यादा दिन से जुड़े हैं और लेकिन चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्या अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद से ऑल बटन पर आप लोग जरूर एक बार क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, ओके। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको कल देखने को मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।